प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है 1857 की क्रांति का प्रभाव या परिणाम। 1857 का महाआंदोलन संपूर्ण भारत में और विशेष करके उत्तर भारत में फैला था। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जमींदार हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी ने भाग लिया था और अंग्रेजी शासन की नींव को हिला दिया था। यद्यपि 1857 का महाआंदोलन अपने निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। इसके संबंध में ग्रिफिन ने, जो कि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार है, लिखा है कि भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति से अधिक महत्वपूर्ण घटना कभी नहीं घटी। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि सन 1857 ईस्वी का महान विस्फोट भारतीय शासन के स्वरूप तथा देश के भावी विकास में मौलिक परिवर्तन लाया। तो 1857 की क्रांति के प्रभाव या परिणाम को सर्वप्रथम हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देखते हैं। निम्नलिखित जो बिंदु हैं कि क्या क्या प्रभाव हैं। प्रथम है भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति। दूसरा है नए युग का आरंभ, जमींदारों के प्रति नई नीति, अंग्रेजों की समाज सुधार के प्रति नीति में परिवर्तन, भारत पर ब्रिटिश क्राउन की स्थापना, मुगल शासन की समाप्ति, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता और विभाजन की नीति, भारतीय ब्रिटिश संबंधों में कटुता। नेक्स्ट है सेना का पुनर्गठन। नेक्स्ट है आर्थिक प्रभाव। नेक्स्ट है देशी राज्यों के प्रति नीति में परिवर्तन और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत। इन बिंदुओं के माध्यम से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रभाव कैसे पड़ा। तो सर्वप्रथम हम भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश क्राउन का राज भारत में स्थापित कर दिया गया। 1784 में स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। कनिंघम कहता है कि यह परिवर्तन इतना असली नहीं जितना रश्मि था, अर्थात जिस कंपनी का शासन 250 वर्षों तक भारत पर था उसे समाप्त कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव था नए युग का प्रारंभ। 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीयों को आत्मविश्लेषण करने का अवसर मिला, क्योंकि इस क्रांति की असफलता ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया और यह हर क्षेत्र में दिखाई देने लगा, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, युद्ध
रणनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। अर्थात जो अभी तक भारतीय शक्तियां बिखरी हुई थीं, उन्हें एक साथ लेकर चलने की प्रेरणा मिली, जिसे हम नए युग की शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रभाव है जमींदारों के प्रति नीति में परिवर्तन। 1857 की क्रांति के पश्चात जमींदारों के प्रति अंग्रेजी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया गया। अभी तक जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन अब जमींदारों के प्रति उदारवादी और समझौतावादी नीति का अनुसरण किया जाने लगा। जमींदारों को उनके अधिकार वापस कर दिए गए, जैसे अवध के तालुकेदारों को उनकी जमींदारियां वापस कर दी गई थीं। अर्थात जमींदारों को अपने साथ अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए मिला रहे थे, ताकि विपत्ति काल में वे उनके साथ सहयोग करें। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का एक प्रसिद्ध कथन है कि यदि भारत में जमींदार वर्ग नहीं रहता तो आज भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रभाव समाज सुधार की नीति में परिवर्तन है। अब 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण सामाजिक सुधार को संरक्षण प्रदान करने की अंग्रेजी नीति थी, ब्रिटिश सरकार की नीति थी। उन्हें यह आभास हुआ कि हमने जो समाज सुधार किए हैं उन्हीं के कारण इतना बड़ा व्यापक आंदोलन हुआ है। तो 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने समाज सुधार के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया और जो एक सुधार की प्रक्रिया चल रही थी उसको रोक करके परंपरागत तथा रूढ़िवादी विचारों को समर्थन देना शुरू कर दिया। क्योंकि जब इन्होंने सती प्रथा, कन्यावध हत्या, नरबलि प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगाया था तो कहीं न कहीं भारतीय जनता के मन में असंतोष उत्पन्न हुआ था। भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक 15 सदस्यीय भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया था, जो ब्रिटिश क्राउन के निर्देशों का पालन करते हुए भारत में शासन करेगी और जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, अब 1858 के अधिनियम अर्थात 1857 की क्रांति के पश्चात भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। मुगल शासन की समाप्ति 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया और भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। 1857 की क्रांति के पश्चात 1 नवंबर 1858 को वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा और इस घोषणा पत्र की निम्नलिखित बातें हैं कि भविष्य में ब्रिटिश क्राउन राज्य विस्तार नहीं करेगा, देसी नरेशों तथा नवाबों के साथ ब्रिटिश सरकार समझौते किए तथा सरकार उनका आदर करेगी। नेक्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता तथा स्वतंत्रता की नीति को महत्व दिया जाएगा, भारतीयों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाएगा तथा उनकी भलाई के लिए कार्य किया जाएगा। प्राचीन रीति रिवाजों अर्थात रूढ़िवादी या परंपरागत विचारों को सम्मान दिया जाएगा और उन्हें महत्व दिया जाएगा।
नेक्स्ट है योग्यता अनुसार उनको नौकरियां दी जाएंगी। अर्थात यह कह सकते हैं कि भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की नीति बनाई गई थी, लेकिन कार्य रूप में यह कभी प्रभावी नहीं हुई। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता का उद्भव। 1857 की क्रांति में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया, विशेष करके दो समुदाय हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिला करके भारत के इस आंदोलन को शक्तिशाली बनाया था, जिससे अंग्रेज कहीं न कहीं चिंतित हुए कि यदि हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित हो जाएगी तो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो जाएगा। अतः अंग्रेजों ने यहाँ पर फूट डालो और राज करो अर्थात डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ईजाद किया। कभी वे हिंदुओं को समर्थन देते थे तो कभी मुसलमानों को समर्थन देते थे, जिसकी वजह से जो हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे आपस में ही संघर्ष करने लगे और इनमें राष्ट्रीयता की भावना जो प्रबल हो रही थी, बलवती थी, वो कहीं न कहीं टूटने लगी। नेक्स्ट है भारत ब्रिटिश संबंधों का खराब होना। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत और ब्रिटिश के संबंध आपस में खराब हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर अविश्वास करते थे। कोई भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता था, जिसकी वजह से संबंध अत्यंत खराब हुए। बीडी महाजन ने इस संबंध में कहा है कि 1857 के विद्रोह ने भारतीय जीवन की चाल को परिवर्तित कर दिया। इसने यूरोपीय तथा भारतीय लोगों के बीच खाई को चौड़ा कर दिया। नेक्स्ट है सेना का पुनर्गठन। 1857 की क्रांति का श्री गणेश सैनिकों ने किया था। अतः 1857 की क्रांति के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि तोपखाने पर भारतीय नहीं लगाए जाएंगे, महत्वपूर्ण स्थानों पर भारतीय नहीं लगाए जाएंगे, बंगाल, बिहार और अवध के उच्च जाति के लोगों को सेना में शामिल नहीं किया जाएगा तथा भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का जो अनुपात क्रांति के पूर्व 1:6 था, अब वह 1:2 हो गया, क्योंकि भारतीयों ने अधिक संख्या होने के कारण ही इस विद्रोह को कर दिया था। अतः सेना का पुनर्गठन किया गया। सैनिकों की भर्ती के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई और रॉयल कमीशन अब सैनिकों की भर्ती करेगा। अर्थात रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? सेना से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी सरकार को बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च करना पड़ा था, वह ऋण में डूब गई थी। तब जाकर के वित्त व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया और नवंबर 1859 में ट्रेजरी का इकोनॉमिक सेक्रेटरी अर्थात अर्थ सचिव तथा बोर्ड ऑफ ट्रेड के भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट जेम्स विल्सन को गवर्नर जनरल की काउंसिल का वित्त सदस्य बनाकर भारत भेजा गया। उसके सुझाव पर अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और पहली बार जेम्स विल्सन के सुझाव पर ही भारत में आयकर प्रणाली की शुरुआत 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय में होती है। इसके पहले इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता था, इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय आयकर का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के प्रयास से इनकम टैक्स को लागू किया गया था। साथ ही भारतीयों के उद्योगों को हतोत्साहित किया गया। ब्रिटेन के उद्योगपतियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दी गई। नेक्स्ट प्रभाव है देशी राज्यों के प्रति नई नीति। ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित होने के पश्चात
देशी रियासतों के साथ एक सम्मानजनक और उदारवादी नीति का प्रारंभ किया गया। देशी राज्यों के सम्मान और सुरक्षा को बनाए रखने का वचन दिया गया तथा जो 1848 में डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के द्वारा अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, उन्हें वापस कर दिया गया तथा गोंद निषेध प्रथा या लैप्स की नीति को समाप्त कर दिया गया। अवध के तालुकेदारों को फिर से नवाब बना दिया गया। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ संबंध को सुधारने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत। 1857 का विद्रोह यद्यपि असफल रहा था, लेकिन उसने आगे आने वाले आंदोलनों के लिए एक आधारशिला के रूप में काम किया और जब तक भारत की स्वतंत्रता मिल नहीं गई तब तक इसने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। यह जन जन के साथ जुड़ा, जन जन को उद्वेलित किया, क्योंकि यह आंदोलन आगे आने वाले आंदोलनों के लिए एक आधार था। डॉक्टर मजुमदार का कथन है कि 1857 ईस्वी की मध्यम एवं पवित्र याद ने शायद भारत में अंग्रेजी राज्य को उससे बढ़कर हानि पहुंचाई जितनी कि स्वयं विद्रोह ने पहुंचाई थी। अतः 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की प्रेरणादायक घटना थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। भविष्य में यह आंदोलन भारतीयों को प्रेरणा देता रहा तथा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन काल में शहीदों को बड़े गौरव से याद किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान अशोक मेहता ने इसके परिणाम का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह समाज रूपी ज्वालामुखी पर्वत का एक ऐसा विस्फोट था जिसने बहुत सी दबी हुई शक्तियों को निकलने का मार्ग प्रशस्त किया। यह ज्वालामुखी फटने से सारा सामाजिक ढांचा बदल गया। विद्रोह तो समाप्त हो गया, परंतु इसके प्रभाव गहरे थे जो कई वर्षों तक रहे। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति ने भारत में ब्रिटिश शासन को बिल्कुल हिला दिया था। उनकी व्यवस्था एक बार तो खतरे में पड़ गई थी, अतः अंग्रेज काफ़ी सावधान हो गए थे। अतः यह 1857 के विद्रोह का प्रमुख प्रभाव या परिणाम था। थैंक यू।